सर्च करेंगे सीटेट बाई शादाब आलम तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, शादाब आलम मेरा नाम है, इसलिए नाम लिख के सर्च कर लेना, तो सीटेट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बाकी ऐप आपका ये है एसए टीचर अकेडमी, इसको डाउनलोड करके रखो क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आपको यहीं मिलते हैं। अभी क्लास का लाइव नोटिफिकेशन भी आपको इसी पर भेजा है, तो अगर यूट्यूब से आपकी तरफ नोटिफिकेशन नहीं भी जाता तो आपको डायरेक्टली यहाँ भेज दिया जाता है ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, उसके अलावा नोट्स वगैरह भी आपको ऐप पर मिलते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। और पैराग्राफ को सॉल्व करने में सबसे मेन बात होती है कि कम समय में कैसे पैराग्राफ को सॉल्व करें, है ना। पैराग्राफ सॉल्व तो आप करते ही हैं, लेकिन उसमें हमें समय भी बचाना है कि हमारे पास में एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट होता है अगर सीटेट में देखते हैं तो। लेकिन उसमें क्या है कि पैराग्राफ में हमें पूरा पैराग्राफ को पढ़ना भी है, उसके बाद में फिर प्रश्न देखने हैं, फिर प्रश्न मैच करना है पैराग्राफ में, फिर उसका आंसर देना है। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करें देखते हैं। सबसे पहला तरीका आपका ये है कि जब आप पैराग्राफ को सॉल्व करने बैठें तो सबसे पहला काम यह है कि पहले एक बार पैराग्राफ को समझ करके पढ़ करके इसकी कहानी को समझ जाओ कि पैराग्राफ के अंदर क्या बात चल रही है। क्योंकि जो भी पैराग्राफ आएगा वो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बेस होगा, चाहे वो पानी के ऊपर बेस हो, चाहे वो आपका आज़ादी के ऊपर बेस हो, या फिर आपका वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हो, या किसी बीमारी के ऊपर बेस हो, या विद्यार्थी के ऊपर बेस हो, या शिक्षक के ऊपर बेस हो। जैसे एक निबंध होता है ना किसी एक टॉपिक के ऊपर, सेम वैसे ही आपका जो टॉपिक होगा वो जो आपका पैराग्राफ होगा वो किसी ना किसी टॉपिक पे बेस होगा। तो पहले तो पैराग्राफ को पढ़ते समय आपको ये टॉपिक पता लगा लेना है, जबकि टॉपिक का पता आपको स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में ही समझ में आ जाता है। एक पॉइंट तो सबसे पहला आपका ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे किसी के नाम आ जाएंगे, जैसे कोई महत्वपूर्ण बात आ जाएगी तो उसको अंडरलाइन या सर्कल करते हुए चलो, ताकि जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न पढ़ते समय आपको दिमाग में झट से जो है याद आएगा, हाँ ये वाला शब्द जो है इस प्रश्न में पूछा गया है और ये मैंने पैराग्राफ में गोला गोला किया था। तो आपको पैराग्राफ को फिर दोबारा से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एकदम उसको देख लेंगे कि हाँ इस वाली लाइन में जो है ये उत्तर इसका यहाँ मिल जाएगा। तो ये तरीका आप अपनाते हैं, बाकी करके देखते हैं, एक बार जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें समय की उपेक्षा, यहाँ से पैराग्राफ की स्टार्ट है आपका, समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचे। तो यहाँ पे पहली लाइन पढ़ के ही हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो टॉपिक है ये समय के ऊपर है आपका, यानी कि समय की उपयोगिता के बारे में ये पैराग्राफ है, इतना आपको समझ में आ जाएगा पहली लाइन पढ़ते ही। समय की उपेक्षा करने वाले, उपेक्षा मतलब निंदा करने वाले या समय को वैल्यू ना देने वाले लोग। समय को उपेक्षा करने वाले लोगों को समय नष्ट कर देता है, ये बात बहुत सत्य भी है और आप सब लोग इस बारे में पहले भी अवगत हैं। महात्मा गांधी सभी कार्य समय पर करते थे, एकदम अटल समय पर, इसलिए अत्यंत व्यस्त होते हुए भी वे प्रगति करते हुए महान व्यक्तियों की श्रेणियों में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। जेम्स वॉट, देखो जैसे कि ये चीजें हैं, जेम्स वॉट, मैडम क्यूरी, एडिसन, तो इनको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सेम उसी तरह महात्मा गांधी को भी सर्कल करेंगे। एडिसन ने समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग करके संसार के महान आविष्कार प्रदान किए, तो आविष्कार शब्द को भी आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, असमय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को विलंब किए 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 करना ही समय का सदुपयोग, 1 मिनट, बिना विलंब किए करना, हाँ, अपने कर्म को बिना विलंब यानी कि बिना देरी किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी होता है। पारखी शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे, पारखी होता है। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिस्सा हिसाब रखना चाहिए, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। क्या कह रहे हैं, हर व्यक्ति को पैसों से ज्यादा वैल्यू किस चीज की करनी चाहिए, समय की वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई पैराग्राफ पढ़ के, है ना, इतना ही पैराग्राफ है, हाँ। तो पैराग्राफ पढ़ के हमें एक कहानी समझ में आएगी कि समय की उपयोग के बारे में बताया जा रहा है, समय की वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ भाई, इसकी सेल चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये स्पीकर बंद होने वाला है, तो आप 1 मिनट रुको बस, वरना फिर आवाज आनी बंद हो जाएगी आप लोगों को।
हाँ जी, आवाज़ आ गई आपको? बता देना मुझे, कमेंट करके यस लिख देना। कमेंट में यस लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज़ आने लगी है। देखिए, अब ये आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है आपका, समय नष्ट कर देता है किसको? पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग करने वालों को, दूसरा है समय व्यर्थ गंवाने वालों को, तीसरा है समय का महत्व जानने वाले को, और फोर्थ है आपका समय को समय देने वालों को। तो बताएंगे आपके हिसाब से क्या आंसर आपको लगता है। अगर आप पैराग्राफ फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। लो, पैराग्राफ में ढूंढ लो, समय किसको नष्ट कर देता है, बताएंगे जल्दी से। जी, तो यहाँ पे आपको मिला समय किसको नष्ट कर देता है, समय व्यर्थ गंवाने वाले को, यानी कि जो समय की उपेक्षा करेगा, जो समय को वैल्यू नहीं करेगा, जो समय को ऐसे ही वेस्ट करेगा। तो समय वेस्ट जो आदमी करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता और उसको बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। सदुपयोग करने वाला आदमी तो अच्छा रहेगा, महान महत्व करेगा वो भी अच्छा है, समय को समय देगा वो भी अच्छा ही है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती है, क्यों? क्यों होती थी? वे प्रसिद्ध वकील थे इसलिए, दूसरा है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इसलिए, वे समय के पाबंद थे, या वे अच्छे वक्ता थे। तो बताएंगे क्या कारण है या कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट होगा। चलो बताओ कमेंट। हाँ जी, अपना आंसर कमेंट में लिखते रहना सबके सब। जी, तो क्या किस लिए उनको सफलतम महान व्यक्ति किस लिए कहा गया है? वे वकील थे इसलिए उनको महान कहा गया है? नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया इसलिए महान किया गया? नहीं। वे समय के पाबंद थे इसलिए उनको महान कहा गया। अच्छे वक्ता थे इसलिए नहीं। वे समय के पाबंद थे इसलिए महान कहा गया। देखो, महात्मा गांधी सभी कार्य को निर्धारित समय पर करते थे इसलिए निरंतर होते हुए भी सफलतम महान व्यक्तियों में की श्रेणी में आ गए। तो हमने इसलिए महात्मा गांधी को अंडरलाइन किया था कि देखो हमें आंसर जो है 1 सेकंड में मिल जाएगा उसका। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेन मेन बात को अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। भाग्य निर्माण की बुनियाद किस क्या है या खालिस्तान क्या है? भाग्य विधाता है, समय का सदुपयोग है, समय की बर्बादी है, या असमय कार्य करना है। तो आपके हिसाब से बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चाहो तो आप इसको पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हो, ढूंढना चाहें तो। चलो जल्दी से बताओ। और वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो सबके सब मिलके। जी, गुड मॉर्निंग सर जी। जी रिया जी गुड मॉर्निंग। आज़ाद हुसैन वालेकुम अस्सलाम। देखो, यहाँ पर हम बात करें तो भाग्य निर्माण की बुनियाद क्या कही जाएगी आपकी? समय का सदुपयोग। और पैराग्राफ में इसको कैसे ढूंढेंगे अगर हम देखना चाहें तो पैराग्राफ में है या नहीं है? तो यहाँ नीचे अगर दिखा होगा कहीं ना कहीं, ये है ना, जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। और हर व्यक्ति को पैसे की वैल्यू करनी चाहिए तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। अगर इसको देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ का मतलब यही है आपका, है ना? ये भाग्य वाली बात यहाँ पे है, देखो ये रहा। ये हमने भाग्य को भी अंडरलाइन किया था ना। तो यहाँ पे देखो, समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है। तो यहाँ पर जो है ये लाइन में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए जो जो पॉइंट लगे आपको कि वो काफी अच्छे पॉइंट है, उसको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो भाग्य निर्माण की बुनियाद क्या है? समय का सदुपयोग। मिल गया पैराग्राफ में साफ सुथरा, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है, व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय बजाय समय को अधिक महत्व देगा। दूसरा है, व्यक्ति की सफलता पैसों पर निर्भर करती है ना कि समय पर। तीसरा है, व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर ही निर्भर करता है। और डी है आपका, व्यक्ति की सफलता का संबंध पैसों व समय दोनों पर ही निर्भर करता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पैराग्राफ के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी, नासिर जी वालेकुम अस्सलाम। संतोष कुमार गुड मॉर्निंग। चलो लिखो, आंसर लिखो जल्दी से। हाँ जी, तो हमें जो है ये लाइन लिखी हुई मिली है किसमें? पैराग्राफ के अंदर ही लिखी हुई है, हर व्यक्ति को पैसों की अपेक्षा समय का हिसाब रखना चाहिए तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। ये पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब साफ सुथरा है कि हमें पैसों से ज्यादा वैल्यू किसकी करनी है? समय की वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए। समय ज्यादा बलवान है, समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों की बजाय
समय को ज्यादा महत्व देगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये चीज आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि आप लोग भी अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट लाइफ में भी अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, कभी फोन चलाने में, कभी रील्स देखने में, कभी कुछ करने में, कभी फोन पर बातें करने में, है ना, कभी इधर उधर टहलने में। तो हम समय को बहुत व्यतीत करते हैं, बेकार करते हैं। अपने दिन में जो समय होता है, हम ये सोचते हैं कि चलो आज मजे कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो हर दिन को जीना चाहिए, यानी कि हर दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक दिन आप पीछे हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। तो हर एक दिन का वैल्यू समझो। आज का मतलब आज, आज सुबह सुबह का टाइम है अभी, आज सोचो कि आज मैं पूरा दिन किस तरह से जो है अपना वैल्यूबल बनाऊं, और आज के पूरे दिन में मुझे कितने पढ़ाई करनी है, कितने घंटे का समय निकाल करके अपना पढ़ाई में लगाना है, अपने जीवन को सफल बनाने में लगाना है। इंजॉय करने वाली बात है। तो आप रील्स देख करके या फोन चला करके या कोई भी ऐसा काम करके कहीं नहीं सफल होने वाले, और कहीं नहीं आपको अवार्ड मिलने वाला। थोड़ी बहुत देर का मजा होता है, अगर बाद में ज्यादा ही दिमाग में आपके स्ट्रेस है तो भाई 10-5 मिनट चलो फोन चला लिया। लेकिन कोशिश करो कि फोन कम से कम यूज करें। इन चीजों में अपना क्लासेस वगैरह देखो, पढ़ाई करो और अपना समय उपयोग करो। आज के समय में यही है भाई, कंपटीशन इतना ज्यादा है, बेहिसाब है। आप थोड़ा सा समय गंवाएंगे, आपका दूसरा पार्टनर कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल चुका होगा, आप देखते रह जाएंगे। तो पूरी जिंदगी फिर देख लेना। तो इसलिए समय की वैल्यू आपको भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है पैराग्राफ के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका असमय कार्य करने वाले। पहला ऑप्शन है भाग्यशाली बन जाते हैं, दूसरा भाग्यहीन बन जाते हैं, तीसरा है कार्य कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं, और डी है आपका साहसी और निरुद्यमी बन जाते हैं। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना आंसर आप। चलो फटाफट से अपना आंसर लिखो। हम्म। जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देखो यहाँ पे इसने लिखा है असमय कार्य करने वाला लोग क्या बनेगा, भाग्यशाली तो बिल्कुल नहीं बनेगा, भाग्यहीन बन सकता है, यस। कायर और निरुद्यमी बन सकता है, यस। साहसी और निरुद्यमी बनेगा, साहसी नहीं बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है भाग्यहीन करें या कायर करें, तो हमें जो ऑप्शन का आंसर देना होता है वो देना होता है पैराग्राफ के हिसाब से। और पैराग्राफ में क्या दिया गया है, कायर और निरुद्यमी। आप पैराग्राफ में झांक के देख सकते हैं एक बार, अगर आप देखेंगे। तो असमय कार्य करने वाला आदमी तो कहाँ है, ये रहा। देखो हमने जो गोले भरे थे ना आपके, मतलब ये गोल गोल किया था, उसी से आपको आंसर मिल जाएंगे अगर आप इस तरह का तरीका अपनाएंगे। असमय कार्य करने वाले व्यक्ति कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। तो आपको मिल गया साफ सुथरा आंसर आपका। क्या मिल गया, कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहयोग सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या है, सदु प्लस उपयोग, सदु प्लस उपयोग, सद प्लस उपयोग, या सत प्लस उपयोग। तो बताएंगे आप संधि विच्छेद क्या होगा भाई इस शब्द का, सदुपयोग का। चलो बताओ फटाफट से आंसर। जी भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, हाँ। क्लास अच्छी नहीं लग रही आप लोगों को। सुबह सुबह उठ के पढ़ने आए हो, बहुत अच्छी बात है, ये मोटिवेशनल बात है ये। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दो, कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो, जिसने नहीं किया फटाफट से करो चलो। कोई आपके पैसे थोड़ा लग रहे हैं लाइक करने में। देखो सदुपयोग का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस उपयोग। सद नहीं होता, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सद होना चाहिए, है ना, क्योंकि सद दा शब्द इस्तेमाल है, नहीं होता इसमें। ये जब आपका इस तरह के जो है, जब वो होता है तो संधि जब जुड़ती है तो ता का दा में उपयोग, दा बदल जाता है उसका। जैसे अगर आप इसको जोड़ेंगे सत प्लस उपयोग, तो ये हो जाता है आपका सद। फिर सदुपयोग हो जाएगा, जब ये आपस में जुड़ेगा तो सदुपयोग। जैसे कि सत प्लस भावना होता है आपका, ये संधि में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सत भावना होता है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम, सद्भावना। जब एक साथ लिखेंगे तो इसको सद्भावना लिखेंगे। तो ता जो है वो दा में बदल जाता है, ये कुछ रूल्स होते हैं संधि के। तो जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे जब, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है, ढेर सारी धन संपत्ति, ढेर सारा समय, समय का ठीक से उपयोग, या केवल समय को ही महत्व देना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर आप। जी मैं लाइक शेयर कर दी हूँ गुरुजी पहले ही। आभा, चलिए थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? जीवन को सही ढंग से जीने के लिए क्या जरूरी है? ढेर सारी संपत्ति नहीं। ढेर सारा समय, तो समय तो सबके पास बराबर ही है, आपके पास ढेर सारा कहाँ से आ जाएगा, है ना? समय का ठीक से उपयोग करना जरूरी है। केवल समय को ही महत्व देना, ऐसा भी नहीं है कि केवल समय ही सब कुछ है। बाकी अपने दोस्त, माता पिता, किसी को नहीं देख रहे आप, किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बीमार पड़ी है, खांस रही है, पानी दे दो मुझे, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा समय उपयोगी है, समय मुझे काम करना है ना? तो ऐसा भी नहीं हो सकता केवल समय ही सब कुछ है। लेकिन समय का सही से उपयोग करना, ऐसा नहीं कि गलत चीजों में आप उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत है। सही कामों में आप समय का इस्तेमाल करें। तो समय का ठीक से उपयोग करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है? समय शब्द शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? आपका ई का प्रयोग किया जा सकता है, इक का किया जा सकता है, इत का किया जा सकता है, या आ? तो बताएंगे कौन सा प्रत्यय आप इसमें लगा सकते हैं जिससे एक शब्द बने जो कि सार्थक शब्द हो। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। 90 से स्टार्ट हुए के क्वेश्चन 90 से ही स्टार्ट होते हैं आपके हिंदी की क्लास में, मतलब जो हिंदी वाला पोर्शन होता है ना आपका, सी टेट में फर्स्ट लैंग्वेज जब आती है हिंदी, तो वो 90 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने भी यहाँ 90 से ही रखा है, ताकि आपको रियल ही फील हो बिल्कुल। देखो यहाँ पे हम बात करें तो समय में कौन सा शब्द आप इस्तेमाल जोड़ सकते हैं? तो समय में जोड़ सकते हैं आप इक, और ये बन जाएगा आपका समय प्लस इक बन जाएगा आपका सामयिक। क्या हो जाएगा आपका? सामयिक। उसके अलावा तो कोई और जुड़ नहीं सकता आपका। सम्मी तो होता नहीं है, सामयिक भी नहीं होता, और सम्या भी नहीं होगा कोई आपका शब्द। यही है एक सार्थक शब्द, सामयिक। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है इनमें से? जेम्स वाट, मैडम क्यूरी, महात्मा गांधी, व्यक्ति। तो कौन सा शब्द भिन्न है बाकियों से, बताओ। जी। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, निखत परवीन, अच्छा जी स्वागत है आपका। गुरुजी 5 बजे वाला क्लास डेली लीजिए, वरना टाइम चेंज कर दीजिए अगर आपको दिक्कत होती है मॉर्निंग में। अच्छा, चलो देखते हैं अभी। होती तो है दिक्कत सुबह सुबह थोड़ा सा, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है। चलो अभी सोचेंगे, फिलहाल आज की क्लास करो, शाम को आपको क्लास में बता दूंगा। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है अगर इनमें से देखेंगे आप, तो आपका आंसर राइट होगा डी ऑप्शन। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि ये तीनों ही किसी न किसी के नाम हैं। और चौथा जो है वो केवल व्यक्ति है, जो कि एक संज्ञा तो है लेकिन नाम नहीं है किसी का। व्यक्ति किसी को भी कह सकते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं है, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो है आपकी पर्टिकुलर कोई ना कोई पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये तीनों ही नाम ऐसे हैं जो आपके पैराग्राफ के अंदर आए हैं, और व्यक्ति नहीं आया। व्यक्ति का मतलब यह है कि व्यक्ति शब्द अगर आया भी है तो व्यक्ति किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई महान पुरुष नहीं है, है ना? क्या पता किसके बारे में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्या है आपका, ये जो आपका है ये कविता है। यानी कि एक तो आपका वो होता है गद्य, और एक होता है पद्य, है ना? तो ये पद्यांश है, यानी कि ये कविता है आपकी। और कविता को पढ़कर भी आपको आंसर देने होते हैं। तो पहले वही सेम चीज है आपको, कि पहले कविता को पढ़ते समय आपको ये दिमाग में लाना है कि किस आधार पे ये कविता है। क्योंकि कविता पढ़ते समय आपको कई बार ऐसा लगेगा, या आपको ऐसा खुद भी अभी भी लगता होगा कि कविता जो है वो मुश्किल होती है, उसका अर्थ को समझना बड़ा मुश्किल होता है ना? कि पैराग्राफ है तो उसका अर्थ तो एक बार को समझ में आ जाएगा क्योंकि वो हिंदी साफ सुथरी है। ये हिंदी नहीं है, ये काव्य भाषा है, तो इसके अर्थ को कैसे समझे? तो पूरे अर्थ को जानना जरूरी नहीं होता है। आप एक बार उसको पढ़ के उसकी थीम को भी अगर समझ गए तो भी आप आंसर लगा दोगे। तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएं। पहले एक बार उसको पढ़ेंगे तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। और उसमें हिंदी के ही शब्द आपको बीच बीच में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि फारसी के शब्द मिल जाएंगे। तो एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जहां मन निर्भय हो, यानी कि जहां मन जो है वो बिना डरे रहे, निर्भय मतलब जहां किसी का कोई डर ना हो, ऐसी जगह। और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, यानी कि माथा सर जो है आपका गर्व से उठा हुआ हो। जहां ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहां ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाए, सहजता से प्राप्त हो जाए। आजकल की दुनिया अगर देखोगे तो ज्ञान भी सहजता से प्राप्त नहीं हो रहा, आपको पैसे देने पड़ते हैं और लोगों के पैर पड़ने पड़ेंगे। ज्ञान के लिए भी, मतलब स्कूल में एडमिशन बच्चे का कराने जाओगे वहां पे भी बड़ी सोर्स लगानी पड़ रही है ना? तो ये चीज, जहां विश्व को बांटा ना गया हो, जैसे कि
जो ये देश अलग अलग बटे हुए हैं, राज्य बटे हुए हैं, अलग अलग इस तरह की चीजें, संकीर्ण दीवारों से, यानी कि बारीक, संकीर्ण मतलब बारीक, और दीवार का मतलब ईंट वाली पत्थर वाली दीवार नहीं, दीवार है आपकी सोच। आप धार्मिक रूप से दीवार बना दी, जातिगत व्यवस्था के आधार पे आपने दीवार बना दी कि ये लोग हमसे अलग हैं, ये वाले लोग हमसे अलग हैं। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जहां शब्द निकलते हों सहज सत्य की गहराइयों से, जहां कोई झूठ ना बोलता हो, जहां छल कपट ना हो, लोग एक दूसरे को धोखा ना देते हो, चीट ना करते हो, जहां शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, यानी कि सत्य, जीवन दुनिया में सब लोग जो है सत्य बोलते हो, जहां बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाइयां छूने, जहां बिना थके मतलब बिना किसी टेंशन के उठती हो कार्यशील बाहें निर्माण की ऊंचाइयां। निर्माण का मतलब किसी घर बनाने से नहीं है, निर्माण का मतलब है पूरे देश का निर्माण या भविष्य निर्माण या अपने व्यक्ति को सफल बनाने वाली एक सोच, उसका निर्माण। तो इस ऊंचाइयां छूने, जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ, यानी कि तर्क मतलब आप जो विवेक से अपने दिमाग से जो क्या लेते हैं, फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं कि अंधभक्त वाली तरह कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, हाँ जी, ये आदमी जो बोलेगा ये बिल्कुल सत्य बोलेगा, ये तो अगर हमसे कहेगा ना कि जो भी कहेगा कि पैर साफ करो, पैर साफ करेंगे, ये कहेगा यहाँ जमीन साफ करो, करेंगे जी, मिट्टी खाओ, मिट्टी खा लेंगे। ऐसा नहीं, तर्क के आधार पर आप अपना फैसला खुद ले सके, किसी के पीछे जो है आंख बंद करके ना जाए, है ना। तो जहां तर्क की धारा ने नहीं खोया हो अपना पथ, मृत प्राय आदतों से के सूखे रेगिस्तान में, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। यानी कि पिता कौन? परमेश्वर, यानी कि अल्लाह, यानी कि भगवान। तो ये अपना जो है किससे प्रेयर हो रही है कि ऐसा मुझे अपना देश चाहिए, मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इस तरह की सारी सुविधाएं या जो 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 कल्पना इसने की है, कि जहाँ मैं डरूं नहीं, जहाँ गर्व से सिर ऊंचा हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हो, जहाँ बांटा ना गया हो जात पात में, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य से, जहाँ निर्माण की बात कर रहे हैं कि प्रगति की तरफ सब लोग बढ़े, है ना। तो ऐसा क्या चाहिए, ऐसा उसको देश चाहिए या ऐसी जगह चाहिए उस कवि को, कि वो ऐसे भारत देश में रहना चाहता है। तो ये उसकी कल्पना है कि हमारा देश जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो बात समझ में आई? कोई मुश्किल लगा इसमें? कुछ चीज के समझ में नहीं आ रहा? सब कुछ ही समझ में आ चुका है अगर देखेंगे ध्यानपूर्वक, है ना। समझ में आ गया ना? जी। समाज का विश्वास, विकास, ये मुझे समझ नहीं आता है टीचर जी। वही तो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही समझा रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार जब पैराग्राफ इसको कविता को पढ़ोगे ना, तो समझ में आ जाता है। अब आपको आया नहीं समझ में, क्योंकि कविता को देखकर पहली बार में ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब उसको एक बार आप पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी के ही शब्द होते हैं, कुछ अलग दुनिया से नहीं आए हैं, कोई अरबी के शब्द उसमें नहीं आएंगे। तो जब आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है हर शब्द का मीनिंग आपको ना पता हो, ऐसा हो सकता है हर शब्द का मीनिंग आपको ना पता हो, लेकिन उसको पढ़ करके कहीं ना कहीं दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी कि हाँ क्या कहानी है। जैसे कि इसको पढ़ करके दिमाग में एक तस्वीर बनी है कि एक सही देश और अच्छे देश की कल्पना वो कर रहा है जहाँ पे भेदभाव ना हो। समझ में आई ना? तो ये चीज आपको कोशिश जरूर करनी है, और जब आपको डेली डेली आप इस पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है सॉल्व करना ये आ जाएगा, है ना। ठीक है। जी, समझ गए सर, वह बोल रहा है तुम्हारा देश कैसा होना चाहिए जी। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। देखो, कविता को जागृत करने से तात्पर्य क्या है आपका? कविता में जो है जागृत करने की बात की गई है ना, आपकी जागृत करने की बात की गई है। कहाँ गई है भाई? ये रहा, देखो, ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तो किस सेंस में उसने बोला है? जगाना, या उन्नयन करना, या चेतना भरना, या फिर जागरण करना? तो बताओ क्या तात्पर्य हो सकता है आपका जागृत शब्द का? चलो बताओ फटाफट से। हाँ जी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जागृत करने का शब्द जगाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। उन्नयन करना, आगे बढ़ना नहीं, उन्नति करना भी नहीं, चेतना भरना है। यानी कि उस वो जो बात कर रहा है वो लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पर उसने जो बात की है, उसने यही सारी बातें की है ना, अगर देखोगे ध्यान पूर्वक, कि जहाँ मन निर्भय हो और मस्तिष्क गर्व से ऊंचा उठे, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, और जहाँ देश को बांटा ना गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहाँ झूठ ना हो, जहाँ सत्य बोलते हो लोग। तो ये क्या कर रहा है जागृत करने का मतलब, कि मेरा देश जो है वो जागरूक होना चाहिए। क्या? जागरूक, यानी कि
बिना बिना किसी के अंधविश्वास किए बिना आप तर्क का इस्तेमाल करते हो, आप अपने तर्क से फैसला लेते हो। सभी लोग जो है सोच समझ कर फैसला लें, और ये ध्यान ध्यान से देखें कि हम सब लोग जो है बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो जागरूक होने को ही चेतना भरना कहते हैं आप। चेतना का मतलब होता है आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है ना आपका, कि कॉन्शियसनेस जगाना आपकी, वही आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है? संकीर्ण दीवारों को, दूसरा है निर्भय होने को, तीसरा स्वाभिमान को, और डी है आपका अखंडता को। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए, लगाओ दिमाग। सर अभी तो सीटेट क्लियर करना है, उसके बाद 2025 में एनवीएस केवीएस की और डीएसएसबी की वैकेंसी कब आएगी? भाई केवीएस और डीएसएसबी की वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद स्टार्टिंग में ही है आपकी। 2025 के स्टार्टिंग वाले फेज में ही आपकी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी, जनवरी के आसपास। हम्म। लिखो अपना आंसर, लिखो फटाफट से सब लोग। देखो क्या कह रहा है वो, कविता में किसे महत्व नहीं दिया गया है। तो अगर आप बात करेंगे इनमें से कौन सा शब्द आपका नहीं आया है, तो शब्द तो सारे आए हैं, है ना। लेकिन किसको महत्व नहीं दिया गया? संकीर्ण दीवारों को। क्योंकि संकीर्ण दीवारों का जो यूज किया गया है वो नकारात्मक रूप से किया गया है ना, नकारात्मक रूप से किया गया है ना। अरे ये मच्छर यार इस पे आके बैठ जाते हैं। हाँ, नकारात्मक रूप से किया गया है, मतलब कहने का ये है कि संकीर्ण दीवारों के द्वारा हमारे देश को बांटा ना गया हो, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब संकीर्ण दीवारें क्या है, नकारात्मक चीज है, नेगेटिव चीज है। कि जैसे हम कहते हैं कि भाई पैसों से हमारे, हम जैसे भाई हैं मान लो, कि क्या पैसों की वजह से हमारे बीच में फूट मत डालो, है ना। भाइयों के बीच में फूट ना डली हो, किसके कारण? पैसों के। तो पैसा किस वे में यूज हो रहा है? निगेटिव रूप में। तो इसी प्रकार से संकीर्ण दीवारें निगेटिव रूप में यूज हुई है, तो इसको महत्व नहीं दिया, इसको महत्व कम किया गया है। महत्व किसका है? निर्भय होने का। महत्व किसका है? स्वाभिमान का। महत्व किसका है? अखंडता का, यानी कि सब लोग मिलजुल कर रहे एक साथ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे लिखना चाहिए, या सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए, या समय का ध्यान रखना चाहिए, या व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर फटाफट से। हम्म। जी लिखते रहो, चलो अपना आंसर लिखो। कविता के अनुसार पूछा है आपसे, तो बोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पैराग्राफ में झांकेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको ये मिलेगा, जहां शब्द निकलते हो सत्यों की गहराइयों से। तो यही है आपका बोलने से संबंधित भाई शब्द। बाकी तो आपके शब्द कहीं नहीं आ रहा, मतलब बोलने वाली बात कहीं और नहीं है, बोलने वाली बात यहाँ है। तो जब शब्द निकले तो किससे? सत्य की गहराई से। तो सत्य को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, कि यानी कि व्यक्ति जो है सच बोलना चाहिए आपका। तो कविता के अनुसार बोलने से पहले उसे सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। यानी कि जो आप बोल रहे हैं पहले ये देखो कि वो जो आप बोल रहे हैं वो सच बात है या झूठ बात है। तो सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। लिखना चाहिए, जरूरी नहीं। समय का ध्यान इसमें नहीं की गई है, समय का जो पैराग्राफ था वो दूसरा वाला पैराग्राफ था, इसमें समय की बात नहीं हुई है। व्यक्ति का ध्यान रखेंगे तो वो बाद में रखेंगे, पहले सत्य होना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, कोई भी हो सामने, लेकिन बात आपको सत्य ही बोलनी है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है धर्म पथ पर अग्रसर होना, दूसरा है अग्नि पथ पर अग्रसर होना, तीसरा है आपका सदैव प्रथम आना, और डी है आपका तर्क से काट करना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। जी कविता के सेंस के हिसाब से बताओ क्या आंसर आपका राइट होगा। हाँ जी। देखो यहाँ पे अगर हम समझें तो कविता में क्या बात की जा रही है आपकी, कविता में जो बात की जा रही है वो ये है, सत्य की बात की जा रही है, कि हर व्यक्ति जो है सत्य का पालन करे, और हर व्यक्ति जो है सही जीवन जिए, सार्थक जीवन जिए, कि कोई दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, और दूसरे के साथ भेदभाव ना करे, और दूसरा जो है आपसे डरे नहीं। एक समाज ऐसा हो जहाँ पे सब लोग जो है बिना डरे, है ना, निर्भय, ऐसा समाज जहाँ पे निर्भय रह सकूं मैं, वही कल्पना कर रहा है ना। तो इसका मतलब धर्म पथ पर अग्रसर होने से है। धर्म का मतलब यही नहीं होता
पूजा पाठ वाला धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है आपका सत्य की राह, यानी कि आप एक अच्छे व्यक्ति, इंसानियत के रास्ते पे चलने को ही धर्म पथ कहते हैं, कि ये धर्म का मतलब है सत्य के रास्ते पे चलना। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, लेकिन मेन बात है कि हर धर्म में आपको यही सिखाया जाता है। कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में आपको यही सिखाया जाता है कि दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, यही सिखाते हैं। दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे काम करो, यही सिखाया जाता है। तो इसी को धर्म पथ कहते हैं। धर्म पथ पर अग्रसर, अग्नि पथ पर अग्रसर होने का मतलब ये होता है कि आप संघर्ष के रास्ते पर निकल रहे हैं। अग्निपथ का मतलब होता है संघर्ष का रास्ता, यानी कि जब आप किसी मिशन पर निकलते हैं, जैसे आजादी के लिए लड़ाई निकल लड़ने के लिए आप निकल गए, वो अग्निपथ है। तो किसी मिशन पे जाना, ऐसा यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, है ना। सदैव प्रथम आना है आपको, कोई जरूरत नहीं है। तर्क की काट करनी है, काट नहीं करनी है, अपना तर्क का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो आप उसकी बात काटने में लगे हैं। उसने कुछ बोला, नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वो नहीं कर रहे हैं आप, है ना, वो नहीं करना। तो फिलहाल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? शब्दिक, शाब्दिक, या शाब्दिक, या शाब्दिक? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे, अब आप अपना आंसर लिखेंगे। जी सर, संस्कृत का क्लास कब चलता है? संस्कृत का भी नहीं चलता, अभी स्टार्ट नहीं हुआ आपका संस्कृत। सर मेरे को पढ़ना समझ नहीं आता। पढ़ना, अच्छा पद्यांश समझ नहीं आता। भाई जब तक आप इसको सॉल्व करोगे नहीं, तब तक समझ में आएगा भी नहीं। पहली बार में तो जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आज पहली बार पढ़ो और आज ही आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे ही आपका विकास होगा। आप जब डेली एक पद्यांश को पढ़ेंगे, डेली पढ़ो, एक पद्यांश आपका प्रीवियस पेपर में दे रखे हैं, वहां से एक एक पद्यांश पढ़ते रहो। जिस दिन आपने 20 पद्यांश सॉल्व कर लिए, 21वें पद्यांश पे बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डेली एक पद्यांश करना है, 20 दिन करो, और 20 दिन के बाद बताना 21वां सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका तरीका गलत है, और अगर, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हो। आप 20 दिन पैराग्राफ सॉल्व कर लो, उसके बाद बताना मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरा आज ही सॉल्व करूं और आज ही सही हो जाए सारे प्रश्न, तो ऐसा नहीं होगा। ये उम्मीदें छोड़ दो। आप पहले दिन ही कार में बैठे हो और एकदम परफेक्टली चला रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक की रोड नाप दी आपने कार से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहली बार कार लेके निकलोगे तो किसी ना किसी को ठोकोगे, खंबे में अड़ाओगे, नाली में अड़ाओगे, तोड़ोगे फोड़ोगे, एक्सीडेंट करोगे, कुछ ना कुछ होगा। पहले दिन तो होगा, इसलिए पहले दिन ड्राइवर को साथ लेके निकलते हैं हम, यानी कि हमारा कोच जो होता है, और उसके साथ में हम धीरे धीरे सीखते हैं उसको चलाना। पहले दिन में सब कुछ नहीं आता है, जब आप डेली डेली करते हैं तब जाके चीजें समझ में आने लगती हैं। तो पहले दिन नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कुछ? और यही कारण है जो बच्चे फेल हो जाते हैं। ये जो सीटेट में 20 लाख बच्चे फेल होते हैं ना, ये वही हैं जो हार मान जाते हैं, और जिनको ये लगता है कि मुझे ये चीज नहीं आती, और मैं मतलब सीखने में जिनकी जान निकलती है ना, मैं अगर लिटरली सत्य बोलूं, जो जिनको मरी आती है, बिल्कुल जो मरने वाले इंसान है ना, वो फेल होते हैं। ये जो वो होते हैं ना कि मैथ मेरे को आता नहीं है, अरे छोड़ यार कौन पढ़ेगा, मतलब देख के जान सूख जाती है, खून सूख जाता है उनका। वो लोग हैं वो, कि जैसे अगर किसी ने कह दिया भाई आपको अगर मैथ नहीं आता, तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर भाई आप ये कह रहे हो कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन 30 नंबर का मैथ आ रहा है, तो क्या उसको छोड़ करके और बाकी 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं, तो जो मुझे आते हैं पहले से ही। तो आपके 30 नंबर आपने छोड़ दिए। अब 30 नंबर छोड़ दिए, इसका मतलब आपके 80 नंबर अगर आ रहे हैं सीटेट में, तो अगर 30 नंबर पे फोकस किया होता तो 30 में से 20 और आते, 100 नंबर हो जाते आपके। लेकिन क्या है, नई चीज पे मेहनत करनी नहीं है, पकी पकाई रोटी खानी है, कुछ मेहनत करनी नहीं है। ये वही लोग हैं, समझ लो इस बात को। तो अगर आपको कोई भी चीज लगती है जो नहीं आती, इसका मतलब आपका जो मोटिवेशन या आपका जो मोटिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, नहीं आता सीख लेंगे, नहीं आता ये सीख लेंगे, ये वाला प्रश्न नहीं आता सीख लेंगे, ये वाला टॉपिक नहीं आता सीख लेंगे। अब सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, इतना बेस्ट टीचर पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लो। आप लोग तो कहते हो, मैं खुद को भी कहता हूँ। कॉन्फिडेंस है ये, एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है। मैं लिख के देता हूँ, मेरे जैसा टीचर आप पूरे इंडिया में ढूंढ के दिखाओ, सीटेट के फील्ड का पूरे इंडिया में ढूंढ के दिखाओ। वो अलग बात है कि मैंने बीच में गैप करा, मेरी गलतियां थी, जो हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उससे पहले समय में जब मैंने सीटेट पास करा था, उस समय पे कोई पढ़ाता पढ़ाता नहीं था। हम लोगों ने ही, 2-3 ही लोग थे हम लोगों ने ही सीटेट के फील्ड में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की थी। ये तो बाकी सब अभी आए हैं बाद में, हमारे जो नए नए उठ के आ रहे हैं, ये सब बात के हैं हमारे। शुरुआत हमने की है सीटेट की। लेकिन वही आपका जो मोटिव होना चाहिए कि नहीं सीख लेंगे, वो होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज नहीं आती तो सीख लेंगे।
अगर ये रहेगा कि ये चीज़ नहीं आती, इसको छोड़ो, आसान चीज़ कर लेते हैं, तो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलनी। फिलहाल चलो यहाँ पे आते हैं, मोटिवेशन काफ़ी हो गया। शब्द में अगर इक जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा शाब्दिक। जब आपका इक प्रत्यय या इत प्रत्यय इस प्रकार का छोटी ई वाले जुड़ते हैं, तो पहला वाला जो शब्द होता है उसमें एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे शब्द है आपका, तो क्या हो जाता है? श शाब्द हो जाता है। उसी प्रकार से और भी कोई भी लेंगे आप, मान लो इतिहास है आपका, और इतिहास में आप इक जोड़ने बैठ जाएँ, तो ई में एक मात्रा और जुड़ जाएगी और क्या हो जाएगा? ऐतिहास, ये हो जाएगा आपका। फिर बाद में इक जुड़ता है लास्ट में, तो ऐतिहासिक हो जाता है इसीलिए, और इसीलिए शाब्दिक हो जाता है। तो शुरू वाले शब्द पे एक मात्रा बढ़ जाती है, चाहे वो आ वाली मात्रा हो, चाहे ए वाली मात्रा हो, जो भी हो। तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भय शब्द में मूल शब्द क्या है आपका? निर है, या ये वाला निर है, या भय है, या अभय है? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट से बताएंगे आप। जी, मैं 9 PM में सोती है। जी, चलो लिखो, अपना आंसर लिखो। आर्ट वालों को भी मैथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, आर्ट वालों को नहीं पढ़ना है। फर्स्ट पेपर वालों को मैथ पढ़ना है कंपलसरी। फर्स्ट पेपर में मैथ कंपलसरी होता है, सेकंड पेपर में साइंस वालों का मैथ होता है, आर्ट वालों का नहीं होता है। आर्ट वालों का एसएसटी होता है। निर्भय शब्द में जो मूल शब्द है वो है आपका भय। इसमें निर प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। इसकी अगर संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा आपका निर प्लस भय। तो इसमें जो मूल शब्द है वो आपका भय है, और निर जो है ये आपका उपसर्ग है। ठीक है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये पेडागोजी वाला प्रश्न है आपका। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। पहला ऑप्शन है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तीसरा है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। और डी है आपका जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर फटाफट से। सर लेट हो गई, सब निकल गया। नीलम कुमारी, अच्छा। चलो आप स्टार्टिंग से देख लो फिर क्लास को, शुरू से देख लो, क्योंकि ये तो देख ही सकता हूँ, ऑनलाइन का यही तो फायदा है। ऑफलाइन क्लास में सोचना पड़ता है कि अब दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं सर, ऑफलाइन में है ना, तो वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन ऑनलाइन का यही फायदा होता है, ऑनलाइन में आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं अगर आपकी मिस हो जाती है। जी, देखो यहाँ पे बात करें, बच्चे गतिविधि कौन सी गतिविधियों से अभिप्रेरित होंगे? जो योजना वयस्क द्वारा बनाई जाएगी, जो बच्चों द्वारा बनाई जाएगी, जो विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण होगी। चाहे योजना बच्चा बनाए, चाहे वयस्क बनाए, चाहे टीचर बनाए, लेकिन अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ऐसी योजना या ऐसी गतिविधि जो बच्चों के लिए यूजफुल हो और बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। अर्थपूर्ण का मतलब जो है वो सारे स्तर हो जाते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब ये भी है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हो। अर्थपूर्ण का मतलब ये भी है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से हो। अर्थपूर्ण का मतलब ये भी है कि बच्चे की रुचि के हिसाब से हो। और अर्थपूर्ण का मतलब ये भी है कि बच्चे के जो लेवल है, या जो जिस उम्र पे बच्चा है उसकी लर्निंग को बढ़ावा करे, यानी कि बच्चे के विकास में भी उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो अर्थपूर्ण का मतलब ये होता है। तो जब बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगी तो उसमें बच्चा अभिप्रेरित भी रहेगा, क्योंकि बच्चे की रुचि के अनुसार है, स्तर के अनुसार है, तो मोटिवेट नहीं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट जाएगा आपका। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। तो वह किस रणनीति का अनुगमन कर रही है? पहला ऑप्शन है स्वयं करो रणनीति, दूसरा है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, तीसरा है करके सीखना उपागम, और चौथा है कहानी कथन पद्धति। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। सर शाम को ईवीएस का क्लास होगा क्या? यस, शाम को आज से ईवीएस का क्लास स्टार्ट है, 6 बजे। शाम को 6 बजे ईवीएस का क्लास स्टार्ट होगा आपका। ठीक है? तो फर्स्ट पेपर वाले ईवीएस करने आ जाना शाम को। ठीक? देखो यहाँ पे क्या कहा उसने, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में
भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है। भाषा अर्जित करने के योग्य बनाना मतलब बच्चों को ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण दिया जा रहा है जिसमें बच्चे खुद से ही बच्चों भाषा को खुद से सीख सकें। अर्जित करने का मतलब होता है बिना किसी टीचर के अपने आप से ग्रहण करना। तो आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप सेल्फ से ही सीख सकें चीजें, और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए। दूसरी बात, जहां पे बात व्यवहार की आ जाती है, वहां पे आपका फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है, यानी कि आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा आपका। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को हिंदी में बोलते हैं समग्र, क्या बोलते हैं भाई इसको हिंदी में, हिंदी वाला शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, समग्र शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब बता देता हूँ मैं क्या है। मतलब का होता है कि जब आप लर्निंग को अपने शारीरिक एक्टिविटी में ले आए, जैसे कि आप एक रोल प्ले करते हैं, जब बच्चा ड्रामा ड्रामा करता है ना, जैसे कि किसी कोई पुराना इतिहास का कोई चैप्टर है, राजा महाराजाओं वाला, आपने बच्चों को कैरेक्टर दे दिए कि तुम जो है बनोगे अकबर, तुम बनोगे बीरबल, और तुम बनोगे तानसेन, और तुम मिलकर जो है और अपना एक एक्टिविटी करो, एक रोल प्ले करेंगे 15 अगस्त पे। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा डायलॉग भी बोल रहा है मुंह से, और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उसको एक्शन करता है, तलवार निकाल के ऐसे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम राजा हैं, हम तुम्हें ये आदर आदेश देते। तो जब बात आती है ना शारीरिक रूप से एक्टिव होने की, और साथ में आप बोल भी रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो ये आपका वही है आपका, क्योंकि उसी के अनुरूप व्यवहार की बात कर दी उसने। तो जब बच्चा अपनी भाषा के हिसाब से व्यवहार करने लगता है, तो उसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हम कह देते हैं। स्वयं करो रणनीति में तब आता है जब कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप, जब कोई क्रिया कर रहे हो। करके सीखना भी सेम वही चीज है। लर्निंग बाय डूइंग भी जब आप कोई एक्टिविटी करके सीख रहे हो, कोई काम कर रहे हैं आप। कहानी कथन तो इसमें है ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? समग्र भौतिक, यस नीलम जी, आपने मुझे सही शब्द बता दिया। मुझे शारीरिक याद आ रहा था, भौतिक याद नहीं आ रहा था। समग्र, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए बाकी उपागम की तो अभी एक क्लास आपकी अलग से होगी, उसमें सारे ही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सुबह ही अच्छी क्लास है, अच्छा। अच्छा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला था सबको? बताओ जरा, क्लास का नोटिफिकेशन आया आप लोगों के पास में? देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी भाषा में बात करते समय प्राय दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, या फिर आपका दक्षता स्तर। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। आई थिंक सी, सी राइट होना चाहिए। कौन सा? इसका? नहीं नहीं, इसका बी ही सही है भाई, सेकंड वाला ही इसका सही है। हम्म। जी, तो यहाँ पे हम बात करें अगर इसको क्या कहेंगे, देखो द्विभाषी बच्चा है यानी कि दो भाषाएं जानता है। दो भाषाएं जानता है बच्चा, और किसी भाषा में बात करते करते समय दूसरी भाषा के शब्द इस्तेमाल करता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, तो जैसे हम कहते हैं ना, यार आज ना मुझे एक शर्ट बाई करनी है। शर्ट, शर्ट भी हिंदी इंग्लिश का शब्द है, और बाई भी इंग्लिश का शब्द है, लेकिन बात मैं हिंदी में कर रहा हूँ। जैसे जैसे कि मैं ना जा रहा था रोड पे, और रोड पे जाते जाते मुझे वहां पे दिखा एक ट्रक दिखा दिखा मुझे। और तो जैसे मैंने क्या बोला, जाते जाते रोड पर, यानी कि जा रहा था मैं रोड पर। रोड क्यों बोला? रोड तो इंग्लिश का शब्द है, अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे सड़क बोलना चाहिए था कि मैं सड़क पर जा रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं रोड पर जा रहा था। तो जब आप इस तरह से करते हैं कि किसी भी भाषा में बात करते करते बीच में दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप कहते हैं संकेत मिश्रित करना। क्या कहते हैं उसको? संकेत मिश्रित मिश्रित करना। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोड मिश्रण, कोड मिक्सिंग। इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग, आप कहते हैं इसको, यानी कि आप जो है इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को मिला देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप बात करते करते सेंटेंस ही पूरा बदल देते हैं दूसरी भाषा में, है ना? दूसरी भाषा में सेंटेंस बदल देते हैं, बदल देते हैं आप अचानक से। जैसे कि मैं इस तरह से बात करूं कि मैं जो है, मैं सड़क पर जा रहा था और मैंने अचानक से देखा, या
ऐसा बोलूँ मैं कि मैं जा रहा था और फिर एंड आई सॉ सडनली टू पर्सन आर फाइटिंग टू ईच अदर। तो मैंने क्या किया, अचानक से जो है हिंदी भाषा बोलते बोलते अगली जो बात बोली वो इंग्लिश में बोल दी, है ना? तो इसी प्रकार से जो है आप जब एक भाषा में बात करते करते अचानक से दूसरी भाषा में आ जाते हैं, तो उसको आप कहते हैं संकेत बदलना। क्या कहते हैं उसको? संकेत बदलना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। तो दो चीज की परिवर्तन होते हैं, एक होता है कोड मिक्सिंग, एक होता है कोड स्विच करना, स्विचिंग। तो संकेत मिश्रण में क्या होता है, भाषा एक ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बीच में दूसरी भाषा का शब्द डाल देते हैं। लेकिन संकेत बदलने में या कोड स्विचिंग में क्या करते हैं आप, एक भाषा में बात करते करते आप पूरी बात ही दूसरी भाषा में करने लग जाते हैं अचानक से। ठीक है। बहुभाषिकता उसको कहते हैं जब आपको दो से एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं, उसको बहुभाषिकता कहेंगे। या आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं वाले बच्चे हैं तो उसको भी बहुभाषिकता कहेंगे। दक्षता स्तर तो आपकी योग्यता का स्तर होता है, तो यहाँ पे फिलहाल आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आई बात आपको यहाँ की? बताओ, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अच्छा, नोटिफिकेशन आपका कुछ लोगों के पास गया था, हाँ। देखो, नोटिफिकेशन का मैं बता दूं आपको कि जब यूट्यूब जो है वो 2-3 वीडियोस की ही नोटिफिकेशन भेजता है, अलाउ करता है एक दिन में। क्योंकि यूट्यूब पे करोड़ों चैनल्स हैं, है ना? सिर्फ हमारा एक चैनल नहीं है, कोई सॉन्ग्स का, कोई कॉमेडी का, दुनिया भर के अगर पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो करोड़ों चैनल्स हैं आपके यूट्यूब पे। तो सबके नोटिफिकेशन अगर 10-10 भेजने लगा तो लोग जो है वो उनका फोन ही हैंग हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब ने रूल्स बना रखा है कि 2-3 से ज्यादा नोटिफिकेशन हम नहीं भेजेंगे आपका। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, अब आपके पास में कुछ का तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आता है, लेकिन कुछ क्लास का, जिस दिन हम 3-4 क्लासेस या 5-6 क्लासेस करेंगे, उस दिन सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपको अपकमिंग वाला जो आता है, यानी कि 30 मिनट पहले वाला जो नोटिफिकेशन आता है वो तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसी समय आ जाओ लाइव। उसके अलावा क्या है कि जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, लिंक। और आपका ऐप पर भी आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ऐप को और टेलीग्राम को अपने पास रखो डाउनलोड करके। तो लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी 2 मिनट पहले आपको लिंक मिल जाएगा और लाइव क्लास आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। जिस दिन 2 या 3 क्लासेस होंगी उस दिन तो आपके पास आ ही जाएंगे सारे नोटिफिकेशन। लेकिन जब क्लास होंगी ना, 5-6-7-8 क्लासेस दिन की होने स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आपका क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पे ही या फिर आपको ऐप पर नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। तो उसको ज्वाइन करके रखो दोनों जगह पे आप। देखो, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना आपका क्या कहलाएगा? वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, या पाठ्यपुस्तक का निर्वाचन? क्या कहेंगे भाई इसको? बताओ जरा। ग्रामर रूल बताओ सर, पेडागोजी अलग रखो, मॉक में कंबाइंड करो। ग्रामर रूल्स बताओ। ग्रामर्स की क्लास नहीं है ये पेडागोजी की क्लास है सर। ठीक है। ग्रामर की क्लास अलग से पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझाया है, ये भी पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है। देखो, यहाँ पे बात करें पढ़ते समय विवरण निकालना, स्थान निकालना, नाम या तारीख निकालना, ये स्थानीय अवबोधन से रिलेटेड होता है आपका, वैश्विक से नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे तो वो स्थानीय माना जाएगा, यानी कि वो लोकल माना जाएगा, लोकल विवरण। वैश्विक विवरण होता है इंटरनेशनल चीजों को खोजना, तो इंटरनेशनल चीजों की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। निष्कर्ष की कोई बात नहीं है इसमें, यहाँ पे जो है स्थानीय अवबोधन हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे खालिस्तान अभ्यास कर रही है। विस्तृत पठन का, गहन पठन, जिगसो पठन, या साथी पठन? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। जी सर, इतनी सुबह सुबह आंखें नहीं खुलती। अच्छा जी। सर जीके का भी क्वेश्चन आएगा? जीके नहीं आता सीटेट में, जो आपका एसएसटी है बस वो आता है, एसएसटी आपका। देखिए, यहाँ पे बात करें तो कक्षा 5 में पढ़ने में आनंद लेना, देखो सबसे पहली बात ये है आपकी कि पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए। तो और उसके आगे लिखा है इन्होंने, लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको, एक तो पढ़ने में आनंद आ रहा है और एक लंबा लेख। तो ये क्या होता है? विस्तृत पठन होता है। विस्तृत पठन तब करते हैं आप जब आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई कहानी, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं आप, और उसमें पढ़ने में मजा भी आता है और एक लंबे समय तक आप उसको एंजॉय करते हैं। जैसे आप आजकल क्या है
ऑनलाइन अगर बात करेंगे तो वेब सीरीज देखते हैं आप, है ना। कोई साउथ कोरिया की वेब सीरीज देख रहे हैं, अच्छी सी 14-15 एपिसोड है और उसको देख रहे हैं, 15-20 घंटे हो गए देखते देखते, मजा भी आ रहा है लंबा समय बिताने के लिए। उसी तरह से आप मैगजीन लेते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं नॉवल, लंबा 4 घंटे तक पढ़ रहे हैं, तो मजा भी आता है और लंबे समय तक आप उसमें बोर भी नहीं होते, तो उसको हम विस्तृत पठन कहते हैं। गहन पठन तब होता है जब आप उसके अर्थ को समझने के लिए पढ़ रहे हो, किसी चीज की जानकारी समझने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिगसो पठन जो होता है आपका, ये पहेली पे आधारित होता है। साथी पठन जब जब किसी के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। दूसरा है यह शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। तीसरा है आपका, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। और फोर्थ है आपका, यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है और जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। जी, लिखो फटाफट से अपना आंसर लिखते रहेंगे आप। सभी सब्जेक्ट कब कब होता है क्लास? आपका 9 बजे होता है सीडीपी का क्लास और 7 बजे होती है एसएसटी की क्लास। बाकी तो ये चली रही है हिंदी पेडागोजी की, और ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे से स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे, ठीक है। देखो, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाते समय वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। ये आपका जो है, एक तो आपके अमूर्त चिंतन में काम आती है कि वास्तविक चीज सामने आ जाएगी तो बच्चा उसको कनेक्ट कर पाएगा। तो जैसे आप सेब के बारे में सिखा रहे हैं, तो सेब लेके आता है असली सेब के, देखो ये सेब होता है, बच्चों को दिखाने के लिए। या ये मार्कर दिखाना है तो दिखा के कि इसको मार्कर कहते हैं। तो वास्तविक चीजों जब आप दिखाते हैं शब्दावली के साथ में जोड़ करके, तो ये क्या होता है कि शब्द और वस्तुओं के बीच में संबंध बन जाता है। क्या होता है, वस्तु और उस शब्द के बीच में संबंध जुड़ जाता है। और इस जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं वस्तुओं को, ये चीज आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? बचपन से ही हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा खाने पीने की चीजों के नाम ही याद क्यों करता है? पानी का, मम्मा, दूध का, है ना, रोटी, हप्पा यानी कि चावल, या जो भी आपके खाने पीने की चीजें हैं वही बच्चा सबसे पहले याद करता है। वजह क्या है? क्योंकि सबसे पहली नीड बच्चे की खाना है, और खाने की जो वस्तुएं हैं वो सामने से देखता है वो। और जब आप उसको खिलाते हैं तो कहते हैं ना, मम्मा कहती नहीं, बेबी बेबी को मतलब बच्चे को, कि दूध पीना है, लो दूध पियो, आटी खानी है आपको, हप्पा खाना है मेरे बेबी को, हप्पा। तो क्या है कि आप बच्चे के साथ में क्या कर रहे हैं, एक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और वास्तव में उसके सामने रियल चीज दे रहे हैं। तो जो वास्तविक चीज है उसका नाम भी साथ में आप संबोधित कर रहे हैं, इसलिए बच्चा क्या है, उसके बीच में कनेक्शन बना लेता है और वो उन शब्दों को जल्दी सीख जाता है रिलेट करके। तो यही चीज आपको क्या करनी होती है, क्लास में भी इस्तेमाल करनी होती है, कि आप वास्तविक चीजों को साथ में जोड़ करके शब्दावली सिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? वाक उदीयमान, या फिर आपका मूक कहते हैं, या प्रारंभिक उत्पादन कहते हैं, या आपका उदीयमान कहते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। सर सब सब्जेक्ट मॉर्निंग में होता है? नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं भाई, शाम को होते हैं। आपकी इवनिंग में होती हैं सारी क्लासेस, सुबह में सिर्फ एक ही क्लास है आपकी। जी, देखो यहाँ पे हम बात करें तो एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं जब आप, और उसे वे बोलता नहीं है, ग्रहण कर रहा है। आप समझो, एक अगर इसका एग्जाम्पल भी बच्चे से लेते हैं, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो वो बोलना स्टार्ट थोड़ी कर देता है, लेकिन सुन रहा है। जब आप बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। तो बच्चे ने भाषा सीखना स्टार्ट कर दिया है, बच्चे ने पैदा होते ही भाषा सीखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी वो उसको बोल नहीं रहा है। तो उसका जो वो टाइम पीरियड है ना, वो 1 साल वाला टाइम पीरियड, कि अभी वो बोल नहीं रहा है लेकिन सुन सब रहा है, ग्रहण सब कर रहा है, उसको साइलेंट टाइम कहते हैं। साइलेंट यानी कि मूक, क्या कहते हैं उसको? साइलेंट कहते हैं उसको, है ना। साइलेंट की स्पेलिंग यही है, ठीक है। साइलेंट ही कहते हैं उसको, मूक कहते हैं उसको उस समय को। तो यही सेम चीज होती है आपकी। आप जब बड़े हो तब भी अगर आप नई शब्दावली सीख रहे हैं और नई भाषा सीख रहे हैं, लेकिन अभी आप उसको बोल नहीं सकते, अभी आप उसको बोलते नहीं है, सिर्फ सीख रहे हैं, तो उसको आप उस समय को मूक कहते हैं, ठीक है। वाक का मतलब तो बोलना ही हो जाता है, स्पीच होता है।
तो इसलिए हम प्रारंभिक उत्पादन स्टार्टिंग वाले शब्द होते हैं बच्चे के, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक प्रभावी भाषा शिक्षक, पहला ऑप्शन है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। दूसरा है पाठ्यपुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। तीसरा है केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। और डी है पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अपना आंसर देंगे आप। जी फटाफट से लिखो अपना आंसर। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप अगर एक अच्छे टीचर हैं, प्रभावी शिक्षक हैं, तो क्या करेंगे आप? पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएंगे? नहीं, याद करवाना आपका सार्थक नहीं होता। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग भी आप करेंगे। यस, आप केवल पाठ्य पुस्तक पर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ में अलग टीएलएम यूज करेंगे। आप चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, वास्तविक चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को कोई क्लिप दिखा सकते हैं। तो अन्य संसाधनों का इस्तेमाल भी आप करेंगे। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये भी गलत है आपका। पूरी तरह से ही पुस्तक पर निर्भर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे आप केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होकर अच्छा अधिगम नहीं करा सकते। आपको पाठ्य पुस्तक के अलावा भी एक्टिविटीज करनी होंगी, अलग टीएलएम भी यूज करने होंगे, ये आपका करना ही पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्य को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपाख्यानात्मक अभिलेख, तीसरा है योगात्मक आकलन और चौथा है आपका पोर्टफोलियो आकलन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। और सब लोग जो है, अगर आप नए स्टूडेंट कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेस्ट क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, कहना ही पड़ता है तभी करते हो, है ना। चलो 400 लाइक्स होने वाले हैं, ज़रा सब लोग करो कंप्लीट इनको, 4-5 लाइक बच रहे हैं। एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सब लोग जल्दी से फटाफट से, इतनी अच्छी क्लासेस हैं तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कि उसने कहा कि जो टीचर है वो बच्चों के जितने भी कार्य हैं उनको एक फोल्डर में जमा करके रखता है। इस फोल्डर को क्या कहते हैं आप? इस फोल्डर को कहते हैं आप पोर्टफोलियो। जो भी बच्चे के पूरे साल भर के हों या महीने के हों, जो भी आप क्या करते हैं उसके रिकॉर्ड को जमा करते रहते हैं। बच्चे ने कोई निबंध लिखा है उसको रख लिया आपने, बच्चे ने कोई प्रश्नावली सॉल्व की है वो रख लिया आपने, बच्चे ने कोई चित्र बनाया वो भी रख लिया, बच्चे का आपने टेस्ट लिया है वो भी। तो सारे रिकॉर्ड क्या है, आप एक फाइल में उसके सारी चीजें जमा करते रहते हैं। तो एक फाइल जिसमें आप वो जमा कर रहे हैं उस फाइल को क्या कहते हैं आप? उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। और उस पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके आपको आकलन करना आसान हो जाता है, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में आपके सारी चीजें हैं कि 7 अगस्त को बच्चे ने ये काम किया था, 20 अगस्त को बच्चे ने ये काम किया था, 30 अगस्त को बच्चे ने इतना कर लिया था। तो आप उसमें जो है देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा कंपैरिजन में तरक्की कर रहा है। तो इससे आपका जो आकलन होएगा वो क्या कहलाएगा? आपका पोर्टफोलियो आकलन कहलाएगा वो। योगात्मक तो आपका साल के अंत वाला होता है, पोर्टफोलियो आकलन आपका कभी भी हो सकता है पूरे साल भर। उपाख्यानात्मक होता है आपका बोल करके। निदानात्मक होता है जब आप किसी चीज की जांच कर रहे हैं, कोई त्रुटि की कोई गलती की जांच करते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थियों की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति ना होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति या स्थिति परक पद्धति। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। जी फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, मैथ क्लास कब होगा सर? मैथ का क्लास आपका कुछ ही दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, जल्दी करेंगे। देखो लक्ष्य भाषा सीखने में विद्यार्थियों की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति ना होना, यानी कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, लक्ष्य भाषा जो होती है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं, मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कौन सा तरीका होगा? प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में। डायरेक्ट मेथड में अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल आप नहीं करते हो।
क्योंकि डायरेक्ट मेथड का मतलब यह है, दो तरीके से होता है। आप उसी कम्युनिटी में चले जाते हैं जहां वो भाषा बोली जाती है। आपको इंग्लिश सीखनी है, आप 20 लोगों की ऐसे ग्रुप के अंदर एंटर कर जाएंगे जहां पे वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे जहां पे केवल इंग्लिश बोली जाती है। वहां पे बच्चा इंग्लिश को अर्जन करेगा। वहां पे बच्चा ग्रामर नहीं सीखेगा, वहां पे बच्चा टीचर्स के द्वारा नहीं सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप तमिल सीखना चाहते हैं, तमिलनाडु में चले जाओ रहने के लिए। 6 महीने तमिलनाडु में रह के आ जाओ। आप किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई ग्रामर नहीं सीखेंगे, 6 महीने बाद आपको परफेक्टली तमिल भाषा बोलनी आ चुकी होगी। तो ये मेथड क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है, जिसमें आप माहौल से यानी कि समाज से चीजों को ग्रहण करते हैं। तो इसमें आपको मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप स्कूल में सीख रहे हैं तो फिर आपको व्याकरण के द्वारा सीखनी पड़ेगी और अनुवाद करके सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश भी सीखोगे तो टीचर इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में करके बताता है आपको कि इसका मीनिंग ये होता है, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाते हैं। तो अनुवाद विधि में आपको मदर टंग की जरूरत पड़ेगी, द्विभाषा पद्धति में भी जरूरत पड़ेगी, स्थिति परक में भी पड़ेगी। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, क्लास फिनिश होती है आपकी यहीं पर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं। और बाकी नोट्स लेना है जिनको, वो ऐप पे जाके ले लेना। ऐप आप सबको पता ही है, SE टीचर अकेडमी ऐप है, इस यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो जिसने नहीं लिए जाके ले लो, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। खाना बनाना है, जल्दी कराइए प्लीज़। जल्दी कराने से क्या ही फ़ायदा? समझ में नहीं आएगी बात तो, है ना? समझ में भी तो आनी चाहिए। एंड बताओ, कुछ बोलना है किसी को? सर आज मेरे 3 गलत हुए। अच्छा। जी, थैंक यू सर। चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विनीता कुमारी, थैंक यू। नोट्स में मैथ्स नहीं है, मैथ का न्यूमेरिकल आपको नोट्स में मिलेगा भी नहीं। मैथ की पेडागोजी मिलेगी नोट्स में, न्यूमेरिकल के नोट्स नहीं बनते भाई। और मैं आपको अगर क्वेश्चंस टाइप करके दे भी दूं 100 और 200 क्वेश्चंस, तो क्या ही फायदा हो जाएगा उससे? आप सॉल्व उसे कर ही नहीं पाओगे और ना ही कोई फायदा है उससे। तो न्यूमेरिकल के नोट्स बनते ही नहीं एक्चुअल में बात। तो न्यूमेरिकल मैं आपको यहीं सॉल्व करवाऊंगा, क्लास में ही होंगे आपके, ठीक है? हाँ, मैथ का क्लास आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 4:30 से क्लास स्टार्ट कीजिए। ना रात को 2 बजे से कर दूं क्लास स्टार्ट फिर? उठ जाओगे बताओ? 5 बजे उठने में तो तकलीफ हो रही है और बोल रहे हो और ऊपर से। जी, चलो ठीक है। बाकी क्लासेस देखो तब तक जाके, जिनकी मिस हुई भी क्लासेस हैं। यूट्यूब पे सर्च करो सीटैट बाई शादाब आलम, अभी सर्च करो, सबके सब जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो जल्दी से, जाके क्लासेस देखो शाम वाली। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।